हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हम थ्योरी आपको कल करा दिए थे उसी का आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये चौथा क्लास है, 3 क्लास इससे हम पहले इकोनॉमी एंड मार्केटिंग का करा दिए हैं, तो आप देख लीजिए। सभी के सभी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन यहाँ से आना है और 12 मार्क्स का आना है। मतलब आपको बहुत अच्छे से सभी टॉपिक पे कमांड करना पड़ेगा। मतलब थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस में क्वेश्चन भी लगाना पड़ेगा पूरे समझ करके, तभी होगा। और हम आपको सबसे पहले थ्योरी करा देते हैं जिस चैप्टर का, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और ये बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो बुक हम आपको दिखाए थे उसी बुक से हम करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द इंडियन इकोनॉमी कैन बी मोस्टली अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब। तो कैसा है इंडियन इकोनॉमी? तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें मतलब कि पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट है, दोनों मिलकर के काम करते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो मतलब जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट होते हैं पब्लिक सेक्टर, वो वेलफेयर का काम करते ज़्यादा, और जो प्राइवेट होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड काम करते ज़्यादा। तो दोनों मिला करके क्या होता है कि देश का विकास भी होता है और जीडीपी भी अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इन्फ्लेशन किसके वजह से होता था। हम आपको कल बहुत अच्छे से थ्योरी में बताए थे कि जब मनी का सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है तब क्या होता है कि सब लोग के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वहाँ सामान का भाव अब बढ़ जाता है। क्योंकि सब लोग के पास पैसा हो गया तो सब लोग खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं, तो सामान कम है तो उसके लिए सामान के दाम बढ़ जाता है। तो वही क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो जब मार्केट के अंदर मनी इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तब। और इसको ये पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन जो है और डिफ्लेशन है, इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जब मार्केट के अंदर ज़्यादा सप्लाई हो जाता है मनी, तो आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, फिर आगे से रेट को बढ़ा दिया जाता है। जो ब्याज मतलब जो है ना, जो लोन दिया जाता है, सब कुछ दिया, तो उस पर रेट बढ़ा दिया जाता है। तो फिर से क्या हो जाता है, मतलब ये इन्फ्लेशन कम होने लगता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाना, समझ गए। चलिए आगे देखिए टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? तो उसके अंदर क्या होता है कि एग्जिस्टेंस किसका होता है, बोथ का। मतलब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा और पब्लिक सेक्टर, दोनों एग्जिस्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें हम सभी क्वेश्चन को नहीं लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी को लिए हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत दिया हुआ है। कह रहा है कंसेप्ट ऑफ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से आपको एक क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आजकल सभी देश में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल रहा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि काफ़ी बेनिफिट होता है। क्योंकि जब भी प्राइवेट प्लस में पब्लिक दोनों एग्जिस्ट करता है ना, तो प्राइवेट के काम क्या होता है, उस देश के जीडीपी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है इसकी वजह से, प्राइवेट की वजह से। और पब्लिक की वजह से क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके वजह से क्या होता है कि वेलफेयर मतलब इससे क्या होता है कि गरीबों के समाधान भी हो गया। और इससे क्या हो गया कि मतलब प्राइवेट सेक्टर की वजह से क्या हो कि जीडीपी बढ़ गया, तो मतलब देश का भी अच्छा विकास हुआ, जिसकी वजह से दूसरे देश की कंपनी आकर के देश में फैक्ट्री भी लगाएगा। क्योंकि जिस देश का जीडीपी ज़्यादा अच्छा रहता है उस देश में ज़्यादा कंपनी आना चाहता है, समझे ना बात। तो यहाँ क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों एग्जिस्ट करेगा। चलिए यहाँ देख लीजिए इंडियन इकोनॉमी कैसा है, पीछे भी क्वेश्चन था, मिक्स्ड इकोनॉमी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, इसको छोड़िए। चलिए आगे देखते हैं। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, हम ये आपको कल बहुत अच्छे से समझाए थे कि ईगल्स लॉ क्या होता है। तो देखिए ये हमेशा बात करता है किसके, तो डिमांड एंड इनकम के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि एक्चुअली इनका कहना ये है कि जैसे कि किसी भी आदमी का अगर इनकम बढ़ता है, मतलब रिलेशन पूछ रहा था, आपको डायरेक्ट बता देना है कि रिलेशन किस में होगा, तो जो चीज़ें डिमांड है और इनकम में। तो मतलब इनका सिर्फ ये कहना था कि अगर कोई भी आदमी है, सपोज कीजिए कि वो अगर कुछ भी खर्च करते हैं, तो अगर उनका इनकम बढ़ रहा है, इनकम, तो वो कहीं ना कहीं तो उनका डिमांड भी होगा, डिमांड। तो इनका कहने का मतलब ये था कि जैसे कि जिसका इनकम अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, तो ये क्या करेंगे, डिमांड इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। डिमांड मतलब क्या होगा, अगर यहाँ 20% बढ़ रहा है ना, तो यहाँ 2%, 4% इतना बढ़ेगा। मतलब कहने का था कि जितना इनकम बढ़ता है उससे कंपेरिजन में डिमांड में क्या होता है कि कम बढ़ोतरी होता है, लेकिन बढ़ोतरी यह भी होता है। तो अगर ये ऑप्शन डायरेक्ट दिया होता तो ये सही होता, लेकिन आपको सिर्फ रिलेशन पूछा है, तो डिमांड और किस में, इनकम में इनका रिलेशन है। ये बात को आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं आगे आपका क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि नॉलेज किसका, तो अगर मान लिया किसी के पास नॉलेज है, टेक्निकल स्किल है, एजुकेशन है, ये सब है, तो ये किस टाइप के इकोनॉमी में आएगा, तो ये आएगा ह्यूमन कैपिटल में। क्योंकि आपके पास है ना, तो आप ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर, क्योंकि आप जहाँ जाइएगा वहाँ उन चीज़ों का यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परचेजिंग पावर, मतलब परचेजिंग पावर थ्योरी जो है किससे रिलेटेड है, तो ये एक्सचेंज रेट से रिलेटेड होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इकोनॉमिक्स
ऑफ ए स्केल मीन्स रिडक्शन इन, तो किस में रिडक्शन करता है? इकोनॉमी जो होता है, स्केल जो होता है वो रिडक्शन करता है कि यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्या, जो भी चीज़ मतलब फैक्ट्री से बन रहा है वो एक यूनिट पे कितना हम कॉस्ट का रिडक्शन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स वी कैन एक्सपेक्ट, मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ का अगर देखते हैं कि प्राइस अगर गिरने लगता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट में देखते हुए है कि कोई भी चीज़ का अगर दाम गिर जाता है ना तो लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं। तो यही ऑप्शन इसका 4 हो जाएगा कि द डिमांड फॉर ए इट्स इंक्रीज, मतलब उसका डिमांड क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मतलब इकोनॉमी के पिता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि एडम स्मिथ को बोला जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम रेज मेनली ड्यू टू, मतलब किस लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होता है मतलब किस वजह से होता है? तो ये होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स का जो कमी हो जाता है उसकी वजह से होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि ये सेलिंग, देखिए सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? तो सेलिंग कॉस्ट वो होता है कि जैसे कि उसके ऊपर कितना कॉस्ट लगा, किसके? तो एडवर्टाइजमेंट, मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं उस पर या प्रमोशन करते हैं उस पर जो कॉस्ट लगता है ना वो सारे कॉस्ट जोड़ करके किस में? तो सेलिंग कॉस्ट में आ जाता है। चलिए आगे देखिए, हु सेड इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, तो एडम स्मिथ के द्वारा ये बात कहा गया था कि इकोनॉमी इज ए साइंस ऑफ वेल्थ, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखा गया जो मैं थ्योरी में ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया हूँ कि वेल्थ ऑफ नेशन इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। देखिए आगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमी, इनका ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, एडम स्मिथ को ही बोलते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेल्फ एम्प्लॉय इन ए डेवलपिंग कंट्री हु आर इंगेज्ड इन ए स्मॉल स्किल लेबर, मतलब जब भी यहाँ स्मॉल स्किल लेबर आ गया मतलब वो खुद से अपने आप के कुछ कर रहा है, कुछ एम्प्लॉयमेंट में लग गया है, वो कौन सेक्टर में आ गया था? लेबर यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द प्राइस मैकेनिज्म, तो जो मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे कौन काम करता है? तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, मतलब कैपिटल इकोनॉमी जो होता है ना, यही सिर्फ प्राइस के बेसिस पे काम करता है कि इनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब रहता है कि ये प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन्हीं के लिए बनाते हैं जो इनके प्राइस में खरीद सके, ठीक है? ये उनके लिए नहीं बनाते जिनको इन चीज़ों का नीड है, समझ गए ना? तो यहीं पर आता है एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट प्रोड्यूस, मतलब तो ये कंपनी पहले सोचता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, किस चीज़ का डिमांड है, उसके बाद क्या आता है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें, मतलब कैसे प्रोड्यूस करें, हाउ प्रोड्यूस, और उसके बाद क्या आता है कि हम फॉर हुम प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे ये सब चीज़ को एनालिसिस करके इसमें क्या आता है, इसमें वेलफेयर नहीं एग्जिस्ट करता है जो कैपिटल इकोनॉमी होता है इसमें। चलिए आगे देखिए, करा है द मेन फीचर ऑफ कैपिटल इकोनॉमी, तब कैपिटल इकोनॉमी क्या मतलब? ये प्राइवेट इकोनॉमी होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा ये चीज़ें चलाया जाता है। चलिए आगे देखिए कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है मीन्स उसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब सभी होता है, जैसे कि ओल्ड एज का जो पेंशन मिलता है वो भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी होता है, और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट भी होता है। ये सब के सब किस में आता है? तो ट्रांसफ़र पेमेंट में आता है। यहाँ पे आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोल्व करना पड़ेगा एग्जाम में। एक कैमरा इन ए हैंड ऑफ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं उसके पास क्या है? कैमरा है। तो ये पूछ रहा है, अब डैश दे दिया आपको, कह रहा है कि गुड्स, मतलब ये कैसा है? तो इंटरमीडिएटरी गुड्स है। देखिए कैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये कैमरा चला रहे हैं तो ये कैमरा किसका होगा? किसी और का होगा। शादी में आप देखते हैं ना कि शादी में जब जाते हैं कोई कैमरा लेकर के तो क्या करता है, काम तो किसका हो रहा है? जिसका शादी हो रहा है उसके लिए हो रहा है, लेकिन ये कैमरा कहीं से और से भाड़ा पे आया है, लेकिन ये प्रोफेशनल है इसलिए इनको चलाने के लिए दिया गया है, ठीक है? तो ये बीच वाले होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 29 नंबर कि एन इकोनॉमी विच डज नॉट हैव रिलेशन विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब कौन सा ऐसा इकोनॉमी है जिसको खुद अपने आपे में चलाते हैं, सिर्फ अपने देश के अंदर, ये बाहर नहीं भेजते हैं किसी चीज़ को, तो ये क्लोज इकोनॉमी में होता है। ये हम आपको पढ़ाए थे। चलिए आगे देखिए, आगे है 30 नंबर, कह रहा है केनियंस जो कंजम्पशन फंक्शन है ये क्या रिलेशन बताता है? तो हम आपको बताए थे कि केनियंस का जो फंक्शन है वो ये चीज़ें के बताता है कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में रिलेशन बताता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ कि कंजम्पशन और इनकम के बीच में ये रिलेशन बताता है, एग्रीगेट कंजम्पशन और एग्रीगेट इनकम के बीच में रिलेशन बताता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर है कि
द मेन इम्फेसाइज केनियंस, मतलब केनियंस जो था वो किस बात पे ज़्यादा मतलब जोर दिया था, तो एक्सपेंडिचर पे उन्होंने क्या किए थे कि ज़्यादा जोर दिए थे वो अपने थ्योरी के अंदर। चलिए यहाँ पे देखिए एक बुक है, मतलब मैक्रो इकोनॉमी वाज रिटेन बाई, तो मैक्रो इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रोफेसर J.M. केनियंस के द्वारा लिखा गया मैक्रो इकोनॉमी। इस बात को आपको याद रखेंगे क्योंकि ये पर्सन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं, इसीलिए इनका आपको याद रखना है चीज़ें। आगे देखिए, आगे है कि द बेसिक प्रॉब्लम स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमी। देखिए मैक्रो इकोनॉमी हम आपको बताए थे क्या, माइक्रो और मैक्रो, इसमें हम बताए थे क्या, आई है मतलब इंडिविजुअल लेवल पे काम होता है, इसमें ए है मतलब एग्रीगेट लेवल पे। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, तो टोटल, ये टोटल के ऊपर काम करता है। मतलब यहाँ पे जब भी मैक्रो इकोनॉमी आएगा तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ इनकम, मतलब क्या यहाँ पे कि पूरे के पूरे होल इनकम के बारे में बात करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेगा, ये सब बात यहाँ पे होता है मैक्रो इकोनॉमी में, समझ गया। मतलब पूरे के पूरे नेशन लेवल पे कंसिडर किया जाता है, एक इंडिविजुअल चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाता है इसमें। चलिए देखते हैं आगे। कह रहा है सेविंग रेट इज रिलेटेड लो इन डेवलप्ड इकोनॉमीज। देखिए क्या होता है कि जहाँ पे इकोनॉमी जो है डेवलप्ड है, मतलब जैसे कि अमेरिका का इकोनॉमी, तो वहाँ क्या होता है कि सेविंग रेट, जितना लोग कमाते हैं उसके कंपेरिजन में सेविंग रेट जो होता है कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम्स ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे सेविंग रेट कम होता है। मतलब लोग वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं, मतलब लोग डोनेट कर देते हैं या मतलब उस तरह से मतलब अपना करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि वेलफेयर प्रोग्राम मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट ही करते हैं, मतलब पब्लिक कम करते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम करते हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे लोग के पास सेविंग कम रहता है। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये इंटरनल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा था। ये क्या होता है कि जो भी वहाँ पे फार्म होता है वो इट एक्सपेंड इट्स आउटपुट, मतलब जो भी वहाँ पे होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि जो चीज़ें वहाँ पे मतलब किया गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंपनी के द्वारा जो चीज़ें किया गया उसका वहाँ पे क्या एक्सपेंड और आउटपुट जो होगा यही क्या होगा कि इंटरनल इकोनॉमी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 40 नंबर क्वेश्चन, इकोनॉमी डेवलपमेंट डिपेंड ऑन, तो किस पे, जैसे कि मान लीजिए कि किसी देश का इकोनॉमी डेवलप हो रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो यानी कि नेचुरल रिसोर्स पे, कि किस देश में कितना नेचुरल रिसोर्स है, कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे यानी कि मिनरल्स है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बात क्या कि कैपिटल फॉर्मेशन, कि वहाँ पे कितना कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। और तीसरा क्या है कि साइज ऑफ मार्केट, मतलब वहाँ का मार्केट जो है उसका साइज क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेबिट, जो मतलब पब्लिक का जो डेबिट होता है इंटरेस्ट, वो पार्ट है, किसका पार्ट है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब इसी का पार्ट है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए सब कुछ हम थ्योरी में आपको समझा रखे हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट आप ये को यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे भी अगर पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड ऑन, तो कैपिटल फॉर्मेशन जो है किस पे डिपेंड होता है, तो टोटल प्रोडक्शन होता है उसी पे डिपेंड होता है। देखिए यहाँ पे क्या 45 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए रॉ मटेरियल के बेसिस पे, जैसे कि एग्रो बेस हो गया, तो एग्रो बेस में क्या आ गया, जैसे कि टी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, ये सब एग्रो बेस में आ गया, रबर हो गया, ये सब एग्रो बेस में आ गया। जैसे कि मिनरल्स बेस में अगर हम आपसे बात करें तो कौन हो जाएगा, तो जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, स्टील हो गया, आयरन इंडस्ट्री हो गया, ये सब कैसा हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, तो ये सब कैसा हो गया, ये सब हो गया आपका मिनरल बेस इंडस्ट्री हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी। देखिए जैसे कि आप बोलते हैं ना कि किसी के पास मतलब ब्लैक मनी है या पैरेलल मनी भी उसी को बोला जाता है, तो ये किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंडेटरी पॉलिसी जो है ना ये लेस इफेक्टिव है, लेस इफेक्टिव रहता है, तो लोग इधर से उधर अपना पैसा को घुमाते फिराते रहते हैं। अगर यही बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा जो रूल कानून है ये, तो ये काम नहीं हो पाएगा, समझ रहे ना। चलिए देखते हैं आगे। देखिए आगे है 48 नंबर, कह रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आपको पता है कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन, तो बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका कि इन एन इकोनॉमी द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू द पब्लिक और प्राइवेट। जो पब्लिक और प्राइवेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द, किस बेसिस पे उसको हम डिफाइन करते हैं, तो ऑनरशिप के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि इसका जो है ना कि मतलब कौन है। जैसे कि मान लिया कि जो प्राइवेट है उसका मतलब प्राइवेट ऑनरशिप होगा, जो मतलब जो पब्लिक है तो मतलब उसका क्या गवर्नमेंट ऑनरशिप होगा, तो इस पर हम मतलब डिसाइड करते हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखिए 51 नंबर, कह रहा है गोल्ड क्या है, गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टू, तो किससे रिलेटेड है, तो इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड है, क्योंकि आप पता है आपको जैसे कि RBI अगर कोई भी पैसा छापता है तो वो चीज़ें भी गोल्ड के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करता है उसमें टर्म कंडीशन। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो फिर यहाँ पे वही बात आ गई, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 55 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर चेकिंग द इन्फ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए यहाँ पे एक्चुअली डिक्रीज लिखा हुआ है, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे क्या आप लिख लीजिए इंक्रीज इन मनी सप्लाई। इंक्रीज इन मनी सप्लाई आप लिख लीजिएगा। इंक्रीज जब करते हैं मनी सप्लाई को, तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, देखिए 56 नंबर। ये कह रहा है कि द शेयर ब्रोकर हु सेल्स द शेयर इन द एप्रीहेंशन ऑफ द फॉलोइंग प्राइस। देखिए ये कहने का मतलब इसका ये है कि जब इसका मान लीजिए किसी चीज़ का शेयर प्राइस जो है क्या होता है, गिर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जब शेयर का प्राइस गिर जाता है तो उसको हम बियर बोलते हैं। और जब यहाँ पे शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुल बोलते हैं। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे है आपका कि डिवैल्यूएशन। देखिए डिवैल्यूएशन क्या होता है, तो डिवैल्यूएशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि डिवैल्यूएशन करना मतलब क्या, अपने पैसा के वैल्यू का कम करना। जो आपके पास पैसा है ना, उसके वैल्यू का कम करना। तो इसमें वैल्यू के कम करने से क्या होता है कि एक्सपोर्ट जो आप दूसरा देश में भेजते हैं ना चीज़ों, वो बढ़ जाता है, लेकिन इम्पोर्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आपके पैसा का वैल्यू कम हो गया है, तो लोग आपके देश में सामान नहीं भेजना चाहेगा। लेकिन आपके पैसा का वैल्यू कम होने की वजह से आपके देश का सामान तो सस्ता हो गया, तो आप दूसरे देश में आसानी से चीज़ों को भेज सकते हैं। तो यही होता है, यहाँ पे डिवैल्यूएशन हो जाने के बाद इम्पोर्ट जो होता है क्या हो जाता है, डियरर हो जाता है, यानी कि महंगा हो जाता है चीज़ें। समझ गए। देखिए अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि ग्रेसम का लॉ। ग्रेसम का लॉ किससे संबंधित है, तो ये हम आपको बताए थे क्या कि जो मनी का जो सप्लाई होता है ना, ग्रेसम जी का कहना था कि जो बैड मनी है ना, अगर वो मार्केट के अंदर आ जाता है तो जो अच्छा मनी है ना, गुड मनी है, उसको तुरंत बाहर कर देगा। क्योंकि जिसके भी पास जाली नोट आता है तो सबसे पहले चाहता है क्या कि मार्केट में हम इसको चला ले। तो मार्केट में जाली नोट आ जाएगा और अच्छा नोट कहाँ हो जाएगा कि मतलब सब अपने अपने घर में रख लेगा। तो यही इनका कहना था। तो क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, इनका कहना ये था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए डिफ्लेशन इज सिचुएशन, तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्रीज। मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाता है मनी का। क्यों, क्योंकि जो चीज़ें हैं बाजार के अंदर, तो यहाँ क्या हो गया, अब चीज़ें तो यहाँ पे मतलब सस्ता हो गया, तो मतलब वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब जो पहले 50 रुपया में चीज़ मिलता था, ठीक है, अब वो 20 रुपया में मिल रहा है। तो इसके मतलब क्या हो गया कि हमारे पैसा जो था इसका वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक तो ये हो जाता है कि मतलब वैल्यू ऑफ मनी का इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है ये भी बढ़ जाता है। क्योंकि लोग के पास रोजगार ही नहीं है, तो पैसा ही नहीं, पैसा कम है, तो इसके मतलब क्या, बाजार का सामान भी सस्ता हो गया। जब लोग के पास पैसा ही नहीं है तो बिकेगा ही नहीं, तो उसका रेट ऑलरेडी सस्ता हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो यही होता है यहाँ पे, और यहाँ पे मनी का वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन तभी आता है जब वहाँ पे क्या होता है कि इन्फ्लेशन हो जाए और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हो जाए एक साथ। मतलब इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जब एक साथ एग्जिस्ट करने लगता है ना, तभी होता है वहाँ पे क्या, स्टैगफ्लेशन होता है। अगर आप थ्योरी का क्लास नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका इसमें जो ये क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन इज कॉज, तो किसके वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो फिर से हम आपको बताए थे कि जब मतलब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तब होता है। और इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो RBI के द्वारा इसका कंट्रोल किया जाता है। चलिए देखिए आगे है आपका कि द पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का पर्पस क्या होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास जो मुद्रा है, पैसा है, उसका अगर आप वैल्यू अगर घटाते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, तो इनक्रेज होता है एक्सपोर्ट में। मतलब हम एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट यहाँ पे क्या होता है, इंपोर्ट होता है क्या, घट जाता है चीज़ें। समझ रहे हैं ना, तो एक्सपोर्ट हमारा क्या होता है, बढ़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्लोज्ड इकोनॉमी, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए ये कह रहा है कि क्लोज इकोनॉमी, तो देखिए क्लोज इकोनॉमी जो है डज नॉट ट्रेड विथ अदर कंट्री। मतलब जैसे कि मान लिया कि नॉर्थ कोरिया तो इसका इकोनॉमी कैसा है, क्लोज है। तो ये किसी के साथ क्या करता है, मतलब कोई भी बिजनेस नहीं करता है, इसके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करता, ये अपने आप ही में करता है। ठीक है, तो ये होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। तो चलिए इसमें हम देख लिए। चलिए दोस्तों, इसमें था 66 क्वेश्चन आपका, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, और मैं इसका PDF भी आपको दे दूंगा, तो एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा। इसमें जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम सब कंसीडर कर लिए। तो देखिए जो मैं बताता हूँ आप सीरियसली देखिए, क्योंकि आप जब कहीं पे वीडियो देखते हैं तो वो अपना हिसाब से 2, 4, 10 जितना मन होता है क्वेश्चन जहाँ से मन होता है उठा लेता है। लेकिन हम आपको चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज करा रहे हैं जो दिया है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, कोई बोरिंग होगा, तो हम सब लेकर के आते हैं ना, तो आपको सब देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस समय आपका सिलेक्शन होगा ना, उस समय
एक एक नंबर माने रखेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ आप कोऑपरेट भी कीजिए, थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपको हम हर दिन एक रेगुलर फॉर्म में वीडियो देते हैं, ठीक है। और 1 मिनट भी आपका बीच में हम कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा आप समझिए चीज़ों को भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।